नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म हरिपति स्टडी पे। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में बहादुर शाह प्रथम के बारे में पढ़ा था। अब हम इस क्लास में जहांदार शाह के बारे में पढ़ेंगे। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु जो है वो लोगर का जो युद्ध हुआ था बंदा बहादुर और बहादुर शाह प्रथम के बीच में, जिसमें वो विजयी तो हुआ लेकिन वो घायल हो गया और उसी युद्ध में घायल होने के कारण जो है उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद फिर से जो है मुगल शासन में मुगलों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। और ये जो उत्तराधिकार का युद्ध है, ये युद्ध जो है वो बहादुर शाह प्रथम के पुत्रों के बीच में शुरू हो गया। इस युद्ध में उसके 4 पुत्र थे, जिनका नाम था, यहाँ हम लिख देते हैं। एक का नाम था अजीम उस शान। क्या नाम था दोस्तों? अजीम उस शान। दूसरे का नाम था रफी उस शान। रफी उस शान। और तीसरा था दोस्तों जहां शान। और चौथा था खुद जहांदार शाह। इन चारों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और उत्तराधिकार के युद्ध में जो है दोस्तों ये जहांदार शाह जीत गया। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है और सबसे नई बात यह है कि अभी तक उत्तराधिकारी के जितने भी युद्ध हुए थे, उस युद्ध में जो है वो दरबारियों का, मंत्रियों का कोई योगदान नहीं होता। लेकिन ये प्रथम उत्तराधिकारी युद्ध है जिसमें किसी दरबारी जो है जुल्फिकार खां, एक उस समय ईरानी गुट का दरबारी था जिसका नाम था जुल्फिकार खां, उसकी सहायता से जहांदार शाह जो है इस युद्ध को जीत पाता। ये प्रथम है जिसमें किसी दरबारियों का जो है वो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो जाता है। दोस्तों, जुल्फिकार खां के पिता जो थे असद खां, वो मुगल शासन में 31 वर्षों तक, औरंगजेब के शासनकाल में भी वो 31 वर्षों तक मुगल शासनकाल में वो क्या थे? औरंगजेब के शासन में भी वो क्या रहे थे? वजीर रहे थे। उनका नाम क्या था? असद खां। असद खां जो है जुल्फिकार खां के पिता थे। वो 31 वर्षों तक क्या रहे हैं? वजीर के पद पे रहे हैं। इस तरह से जो है जुल्फिकार खां बहुत पहुंच वाला और पावरफुल अमीर के रूप में, दरबारी के रूप में जो है वो था। और इस समय तक आते आते वो इतना शक्तिशाली हो गया, वो इतना शक्तिशाली खुद को बनाया कि उसने उत्तराधिकार के युद्ध में जो है वो प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप किया और अपने पसंद के जो व्यक्ति थे, जो उत्तराधिकार के युद्ध में थे, जहांदार शाह, उसको शासक बनने में जो है दोस्तों उसने सहायता किया। अब देखिए, यहाँ अभी तक तो किसी भी दरबारी का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं था, जिसके कारण शासक की जो शक्ति थी वो उसके हाथों में थी। वो अपने अनुसार जो है वो निर्णय ले सकता था। लेकिन यहाँ आते आते अब दरबारी जो है वो अब शक्ति को प्रभावित करेंगे, राजा को प्रभावित करेंगे और अपने हिसाब से शासन व्यवस्था को क्या करेंगे? चलाएंगे। दोस्तों, अब चूंकि उसने, जुल्फिकार खां ने क्या किया था? युद्ध में, उत्तराधिकार के युद्ध में सहायता की थी। किसकी? जहांदार शाह की। इसी के कारण जहांदार शाह ने उसको क्या नियुक्त किया? वजीर। तो मुगल साम्राज्य का जो है जुल्फिकार खां क्या बन गया? वजीर बन गया। अब जहांदार शाह शासक तो अयोग्य था। हम ये पहले ही जान चुके हैं कि उत्तर मुगल काल में एक भी योग्य शासक नहीं आता है। अब आपने सर सिडनी ओवन की तो बात याद ही होगी, जो पिछले क्लास में उन्होंने बात की थी कि उन्होंने कहा था कि वो जो बहादुर शाह प्रथम थे वो आखिरी मुगल शासक था जिसके बारे में कुछ कहा जा सकता है, कुछ अच्छा कहा जा सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं, थोड़ा जहांदार शाह के बारे में हम पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। जहांदार शाह इतना अयास था और इतना अयोग्य शासक था कि उसको शासन प्रशासन से कोई मतलब नहीं था। अब आप सोचिए कि एक नर्तकी थी जिसका नाम था लाल कुंवर। वो लाल कुंवर का नृत्य देखने के लिए वो दिल्ली से जयपुर चला जाता था।
एक बार वो दिल्ली से जयपुर लाल कुंवर का जो है वो नृत्य देखने गया। लाल कुंवर उसको ज्यादा पसंद आ गई, तो उसने जो है वहां के शासक से कहा कि भैया मुझे लाल कुंवर चाहिए। अब आप सोच के देखिए कि मुगल बादशाह को कोई मना कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। वो लाल कुंवर को लेके आ गया और उसे मतलब रानी के बराबर, उसे रानी के बराबर जो है वो शक्ति दे दी, उसे मतलब रानी के बराबर मिला के वो खड़ा कर दी। अब लाल कुंवर जो है वो जहांदार शाह को बहुत प्रभावित करती थी। एक बार की बात है दोस्तों, जहांदार शाह तैयार हो रहे थे दरबार में जाने के लिए। अब उनकी तो वो प्रेमिका थी लाल कुंवर। अब उसने कहा कि आपको मेरा एक बात मानना होगा। जहांदार शाह ने पूछा बताओ क्या बात है? हम तो सुने। तो कहा कि आज आपको दरबार में ऐसे ही जाना होगा निर्वस्त्र। तो क्या पागल हो गए हो तुम? जहांदार शाह बोला पागल हो गए हो, निर्वस्त्र कोई कैसे जा सकता है? अब वो रूठ गई। अब उसे मनाने के चक्कर में जहांदार शाह जो है वो दरबार में नंगे चले गए। और जैसे ही दरबार में पहुंचे वहां जो दरबारी थे एकदम चिढ़ गए, गुस्सा हो गए कि क्या मतलब है ये? अरे भाई, मुगल साम्राज्य जो है वो विश्वविख्यात साम्राज्य है और उस साम्राज्य का जो शासक है वो दरबार में निर्वस्त्र चला जाए, ये तो अजीब गरीब बात है। वहां लोग मतलब आश्चर्यचकित रह गए। फिर वो वहां से भाग के आया, जहांदार शाह भाग के आया और कहा कि बोले प्रिय ये तो नहीं हो रहा मुझसे, ये तो नहीं होगा ये। वो कहे अच्छा ठीक है, ये नहीं हो सकता तो एक और चीज हो सकता है। तो बोला क्या? जहांदार शाह पूछा कि बताओ क्या? तो आज आपको मेरे कपड़े पहन के जाना होगा। अब आप सोचिए वो इतना ज्यादा गधा था, इतना ज्यादा अयोग्य और बेवकूफ था कि वो लाल कुंवर का कपड़ा पहन के दरबार में चला गया। तो इस तरह के नमूने थे ये। इनका मतलब जितना कहें उतना कम है इनके लिए। तो इस तरह से जो उत्तर मुगल काल के जो शासक है वो नमूने पे नमूने दोस्तों, इसीलिए इनको लंपट मूर्ख कहा जाता। इतिहासकार ने इन्हें लंपट मूर्ख की उपाधि दी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो उत्तराधिकार के युद्ध में जहांदार शाह जो है वो जीत गया। किसकी मदद से? जुल्फिकार खां की मदद से। हमने यहाँ लिख भी दिया है, ये उत्तराधिकार के युद्ध में जो है वो जहांदार शाह जुल्फिकार खां की मदद से शासक बन गया और जुल्फिकार खां को उसने क्या किया? वजीर नियुक्त किया। अब जुल्फिकार का जैसे ही वजीर नियुक्त हुआ तो उसे पता था कि ये जो जहांदार शाह है ये शासक तो सही है नहीं। तो उसने क्या किया कि शासन प्रशासन को प्रभावित करना शुरू किया और उसने अच्छे काम भी किए। उसने सबसे पहले क्या किया कि जो ये अमेर के जो राजा थे, राजा जयसिंह, अमेर के राजा जो थे वो जयसिंह को उसने क्या किया कि पहले मिर्जा की उपाधि दी और उन्हें मालवा का गवर्नर नियुक्त किया। दोस्तों बहादुर शाह प्रथम के समय में उनसे शांति समझौता किया था और अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, लेकिन मुगल शासन में उसे कोई ओहदा नहीं दिया गया। जुल्फिकार खान ने देखा कि इन्हें ओहदा देना जरूरी है ताकि हमारे साम्राज्य में स्थायित्व आ सके। तो उसने क्या किया कि मिर्जा की उपाधि दिलाई। अब जहांदार शाह के शासनकाल में किनको? राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि मिली और उनको मालवा का गवर्नर नियुक्त किया गया। दोस्तों ये देखिए मालवा का क्या हुआ, उनको गवर्नर नियुक्त किया गया। एक और शासक के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, मारवाड़ के राजा थे वो के कौन? अजीत सिंह। अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी गई। महाराजा की क्या दी गई? उनको उपाधि दी गई तथा उन्हें क्या किया गया? गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया गया। तब इस तरह से देखिए तो उसने क्या किया कि जो बहादुर शाह प्रथम के द्वारा शुरू की गई थी हिंदू शासक राजपूत शासकों के साथ शांति समझौता पहल करने की, उसको लगभग पूरी तरह से सफल बनाया किसने? जुल्फिकार खान ने। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने आपको बताया था कि मराठा जो सरदार थे साहू, मराठा राजकुमार थे साहू, उसको उन्होंने छोड़ दिया और दक्कन में क्या कहा कि चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का जो है उनको वो अधिकार दे दिया गया। लेकिन जनता के लिए ये चीज कि मुगल साम्राज्य के क्षेत्र में कोई अन्य शासक जो है, चाहे वो मराठा हो या कोई भी, कोई अन्य शासक मुगल साम्राज्य के क्षेत्र में अगर राजस्व का वसूली करता है तो वो मुगल साम्राज्य के लिए अच्छी खबर नहीं है, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि लोगों को तो पता है कि भैया हमारा शासक मुगल है, लेकिन कोई और क्यों वसूल रहा है। तो इस स्थिति से उबरने के लिए जुल्फिकार खान ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले उसने कहा कि मराठों को कहा कि भैया ठीक है, आपको चौथ और सरदेश मुखी मिलेगा,
लेकिन उसे वसूलेंगे हम और वसूल कर आपको देंगे। तो ये जो थोड़ी सी स्थिति थी, इस मामले में जुल्फिकार खान ने अच्छा करने का कोशिश किया। इसके साथ साथ दोस्तों जागीर का जो मतलब समस्या था, आप सोचिए ना कि ये जो जागीर प्रथा थी, जागीरदारी जो थी, ये जागीरदारी दिया जाता था मनसबदारों को, अलग से भी जागीर होते थे। तो जो अच्छे कुलीन लोग थे, जो मंत्री थे, जो उनको जब मनसब दिया जाता था तो मनसब का रख रखाव करने के लिए उन्हें नगद वेतन दिया जाता था और कभी कभी नगद वेतन की जगह जागीर दी जाती थी। दोस्तों एक ऐसा समय आया जब इतनी जागीरें बांटी गई कि जागीर के लिए जमीन ही नहीं बचा। जुल्फिकार खान ने देखा, कहा कि अगर इस तरह से अंधाधुन अगर जागीर बांटी जाएगी तो फिर तो आने वाले समय में और ज्यादा मतलब समस्या खड़ी हो जाएगी। और दोस्तों ये जो जागीरदार जो थे दोस्तों, इन्होंने जैसे ही मुगल साम्राज्य जब पतन की ओर गया और जब शासक उसके अयोग्य और कमजोर होने लगे तो इन्होंने भी अपना जो है मनमानी करना शुरू कर दिया। जुल्फिकार खान ने देखा कि नहीं, अब इसे क्या करना है, इस जागीरदार में जागीर देने की जगह पर उसने क्या किया, नगद वेतन का जो है वो सिफारिश किया, ताकि भैया हम नगद वेतन देंगे। ये ज्यादा नगद वेतन देने के दो फायदे थे कि उसे अपने मतलब खर्च के लिए जो है वो मुगल साम्राज्य पे निर्भर रहना पड़ता, और दूसरा चीज क्या था कि वो जैसे जागीर मिलने के कारण जो अपने आप को शक्तिशाली बनाना शुरू कर दे रहे थे और साजिश करना शुरू कर दे रहे थे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध में, वो करना, तो उससे थोड़ी बहुत उनको आजादी मिली मुगल साम्राज्य को। तो जुल्फिकार खान ने ये भी अच्छा सुधार किया। लेकिन दुख की बात यह है कि देखिए शासक जो है जहांदार शाह, वो लाल कुंवर से प्रभावित हो रहा है। और दोस्तों लाल कुंवर जो है वो नूरजहां की क्या करती थी, नकल करती थी। और जुल्फिकार खान के उसके तो महिला मित्र थे लाल कुंवर, लेकिन जुल्फिकार खान के पुरुष मित्र थे। देखिए दोस्तों यहाँ सुबंग चंद्र, उनके जो पुरुष मित्र थे ये सुबंग चंद्र, वो बड़ा प्रेम करता था जुल्फिकार खान इससे, और जुल्फिकार खान ने अपने सारे अधिकार इसको दे रखे थे। तो एक लाल कुंवर जो शासक के शानो शौकत में बट्टा लगा रही थी, और दूसरा ये सुबंग चंद्र जो वजीर के शानो शौकत में बट्टा लगा रहा था। तो कोशिश तो अच्छा किया, लेकिन दोनों ने मिलके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चूना लगा दिया। और एक तो जहांदार शाह, ये तो पूरा का पूरा लंपट ही है दोस्तों। उसके बारे में एक और कहानी में आपको सुनाते हैं। एक बार दोनों शिकार करने, तो दोनों साथ में ही जाते थे हमेशा। एक बार शिकार करने गए थे दोनों। तो शिकार करने में दोस्तों अब जंगल है, तो अब शिकार के बीच में अब मान लेते कि शिकार छुपने के लिए कहाँ छुपेगा, वृक्ष के पीछे छुपेगा, जंगल में छुपेगा। तो ये जो लाल कुंवर है दोस्तों, वो बोली क्या कि महाराज ये जो वृक्ष है ना, ये वृक्ष शिकार करने के में जो है वो बीच में आ जाता है, इसको कटवा दिया जाए। तत्काल ही महाराज ने क्या किया कि आदेश दिया कि भैया सारे वृक्ष काट दिए जाए, और दरादन सारे वृक्ष काट दिए गए। अब सोचिए दोस्तों कि अगर जंगल नहीं होगा तो उसमें जानवर आएंगे कहां से, और जानवर नहीं होगा तो शिकार करेंगे क्या। तो सोचिए कितने बड़े लंपट थे। तो एक लंपट और दूसरा महालंपट, तो वही बात है। चलिए दोस्तों, तो इसीलिए इनको इतिहास में क्या कहा गया है, लंपट मूर्ख। तो यहाँ हमने लिखा भी है कि इसे लंपट मूर्ख कहा जाता था। और अपने जुल्फिकार खान ने किसको, अपने पुरुष मित्र जो थे सुबंग चंद्र को सारे अधिकार दे दिए थे। 1713 में ही महज 1 साल के ही शासन काल में फर्रुखसियर ने क्या किया, इसकी हत्या कर दी। फर्रुखसियर जो है, अब देखिए सैयद बंधु आते हैं, आएंगे शक्तिशाली होकर उभरेंगे। वो हिंदुस्तानी गुट के जो शासक हैं, हिंदुस्तानी गुट के जो नेता है वो है सैयद बंधु। उनकी मदद से क्या करता है कि फर्रुखसियर जो है जुल्फिकार खान की हत्या कर देता है और खुद नवाब बन जाता है। तो अब हम फर्रुखसियर के बारे में पढ़ेंगे। ज्यादा समय नहीं देंगे हम यहाँ। मुगलों के पतन में जो उत्तर मुगल काल के जितने भी शासक हैं वो अयोग्य हैं, सारे के सारे अयोग्य हैं और बेकार हैं। बस इनके शासन काल में जो महत्वपूर्ण 2-4 घटनाएं हुई हैं उनके ही बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा इनको समय नहीं देना है, क्योंकि इससे ज्यादा इनको पढ़ना वो सही नहीं है। तो चलिए अब हम हेडिंग लगाते हैं फर्रुखसियर का, और हम फर्रुखसियर के बारे में पढ़ते हैं। चलिए,
तो क्या हुआ, सैयद बंधुओं के, हमने आपको बताया कि सैयद बंधुओं के सहायता से इसने क्या किया कि हत्या कर दी फर्रुखसियर ने, किसी, जहांदार शाह की, और खुद बन गया शासक। दोस्तों एक चीज और समझना है कि फर्रुखसियर के समय आते आते जो मुगल दरबार था, मुगल दरबार में गुटबाजी शुरू हो गया, और ये गुटबाजी जो है दोस्तों मुगल साम्राज्य के पतन में अहम भूमिका निभाती। इस समय तक आते आते मुगल दरबार में 4 गुट बन गए थे। एक गुट का नाम था ईरानी, जिसका जो नेता था वो था जुल्फिकार खां। जैसे हमने आपको भी बताया कि जुल्फिकार का किस तरह से उत्तराधिकार के युद्ध में जहांदार शाह को समर्थन दिया और उसके बाद वो खुद वजीर बन गया। इसके बाद एक दल है, एक गुट का नाम है तुरानी, उसका जो नेता है उसका नाम है निजामुल मुल्क। एक समय आएगा कि ये भी शक्तिशाली बनकर उभरेगा। एक गुट है जिसका नाम है अफगानी, और इसका जो नेता है उसका नाम है शहादत खां। दोस्तों एक समय आएगा कि ये भी शक्तिशाली बनेगा। और ये जो गुट है हिंदुस्तानी, इसका जो नेता है दोस्तों ये है सैयद बंधु। अभी देखिए फर्रुखसियर के शासनकाल में ये जो है क्या है, शक्तिशाली बन गया, बहुत शक्तिशाली हो गया। और इसने किसको, फर्रुखसियर को मुहरा बनाया, और फर्रुखसियर के माध्यम से क्या किया, जहांदार शाह की हत्या करवाई और खुद वजीर बनेंगे। और मीर बख्श, ये 2 भाई हैं, और 2 भाई जो है, दोनों भाई, एक है अब्दुल्ला और एक है अली, दोनों जो है वो एक सेनापति के प्रमुख, जो जिस सेनापति जिसको हम मीर बख्शी बोलते हैं वो बनेंगे, और एक वजीर बनेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसने क्या किया कि फर्रुखसियर जो है वो सैयद बंधु में देखिए, एक क्या है अब्दुल्ला खां और दूसरा है हुसैन अली। तो हुसैन अली, ये आली हो गया, हुसैन अली, तो हुसैन अली और अब्दुल्ला खां ये दोनों भाई थे। इन दोनों भाइयों की मदद से फर्रुखसियर जहांदार शाह की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद फर्रुखसियर जो है वो शासक बन गए। सैयद बंधुओं को में जो अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला को इसने क्या किया, वजीर नियुक्त किया, तथा हुसैन अली को इसने मीर बख्शी नियुक्त किया। यही मीर बख्शी जो है वो सेनापति होता है। क्या होता है दोस्तों, सेनापति, सेना का प्रमुख, सेना का प्रमुख। और उसके बाद सैयद बंधुओं को दोस्तों किंग मेकर कहा जाता है। इसने एक के बाद एक जो है वो 8, एक के बाद एक कितने, 8 मुगल शासक बनाएंगे और उतारेंगे। 8 मुगल शासकों को गद्दी पे बिठाएंगे और गद्दी से उतारेंगे। ये इतने शक्तिशाली हो गए थे, और इनके इतनी शक्तिशाली होने के कारण जो है ये अन्य दरबारियों को क्या कर रहे थे, खटक रहे थे। इसीलिए जो है इनके विरुद्ध भी षड्यंत्र शुरू हो गया। इससे पहले जो जुल्फिकार खां थे, ये जो शक्तिशाली हुए तो इनके भी षड्यंत्र शुरू हुआ, और कौन ताकतवर बन के उभरा, ये सैयद बंधु। तो इस तरह से जो है वो दरबारियों के खिलाफ जो है वो षड्यंत्र शुरू हो जाता। फर्रुखसियर जो है, फर्रुखसियर वो इतना ज्यादा ये गधा था, ये अयोग्य शासक था, ये खुद अपने मंत्रियों के बारे में चापलूसी करना शुरू कर दिया। इस मंत्री का चापलूसी उस मंत्री से, उस मंत्री का चापलूसी उस मंत्री से। इस तरह का जो है वो एक शासक का ही क्या व्यवहार शुरू हो जाता है दोस्तों। तो इस तरह से जो है वो बहुत सारा समस्या जो है वो झेलने का पड़ता है साम्राज्य को, और साम्राज्य जो है वो गर्त में जाना शुरू कर दिया है और चला भी जाता है। फर्रुखसियर एक बार बीमार हो गया था दोस्तों। बीमार जब हो गया तो इसके शरीर पे ना फोड़ा फोड़ा सा हो गया था, घाव, नहीं इसका घाव नहीं छूट रहा था। तो अंग्रेजी मतलब कंपनी का एक डॉक्टर था, डॉक्टर हैमिल्टन, उसका नाम क्या था दोस्तों, डॉक्टर हैमिल्टन। हैमिल्टन ने क्या किया, हैमिल्टन ने दोस्तों इसका इलाज किया, और इलाज करने के बाद इसका जब घाव मतलब ठीक हो गया, तो घाव ठीक हो गया, तो घाव के ठीक होने से ये इतना ज्यादा खुश हो गया कि ये अंग्रेजों को मतलब अधिकार पे अधिकार दे दिया गया। 1717 में इसने एक फरमान जारी किया, और एक फरमान के तहत इसने कहा कि महज 3000 रुपए वार्षिक रकम दे के जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में कर मुक्त जो है वो व्यापार कर सकती है। इस फरमान के तहत अंग्रेजों को क्या मिल गया, दस्तक। उस दस्तक के तहत जो है महज 3000 रुपया वार्षिक देके बंगाल में अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कर मुक्त व्यापार कर सकती थी। ये दोस्तों आने वाले समय में प्लासी युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनता है। कहा जाता है दोस्तों कि इतिहास में एक घटना ही संपूर्ण इतिहास को प्रभावित करता है। दोस्तों ये जो दस्तक देना, जो दस्तक का जो अधिकार अंग्रेजों को दिया गया, ये दस्तक का अधिकार
संपूर्ण इतिहास को जो है दोस्तों प्रभावित करेगा। तो 1717 में इसने क्या किया, एक दस्तक फरमान जारी किया। फरमान के तहत दस्तक के अधिकार दिए कंपनी को, कितने के बदले 3000 सालाना जो है वो कर देना था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को महज 3000 सालाना कर के बदले 3000 रुपए इसने बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया। इसको दोस्तों मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य का मैग्ना कार्टा। फर्रुखसियर को दोस्तों इसे घृणित कायर कहा जाता है। इसके जो व्यवहार थे उस व्यवहार के कारण इसको क्या कहा जाता है, घृणित कायर कहा जाता है। अब सैयद, आपको मैंने बताया कि ये जो गुट थे, दरबारी जो गुट थे, अब एक गुट जैसे ही शक्तिशाली हो जाता था तो दूसरे गुट के जो नेता थे वो क्या करते थे कि इनके विपरीत जो है इनके लिए षड्यंत्र शुरू कर देते थे। अब इस षड्यंत्र, अब सैयद बंधु को पता था कि मेरे खिलाफ जो है वो षड्यंत्र हो रहा है, तो वो खुद को शक्तिशाली बनाना चाहता था। खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए दोस्तों उसने क्या किया कि मराठा पेशवा जो थे बालाजी विश्वनाथ, उसके साथ उसने संधि किया। उस संधि को हम बोलते हैं दिल्ली का संधि। क्या बोलते हैं दोस्तों, दिल्ली का संधि। और दिल्ली के संधि से जो है दोस्तों सैयद मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ को दिल्ली के संधि से कुछ अधिकार प्राप्त हो गए। क्या अधिकार प्राप्त हुए दोस्तों, उससे जो है वैधानिक अधिकार मिल गया। क्या, चौथ और सरदेश मुखी जो वो दक्कन में जो है वसूल रहा था, चौथ एवं सरदेश मुखी, तब अभी जहादार शाह के समय में उसे वसूल कर दिया जाता था, लेकिन अब उसे मुगल साम्राज्य में चौथ एवं सरदेश मुखी वसूलने का जो है वो वैधानिक अधिकार मिल गया। उसे अब लिखित रूप से ये अधिकार मिल गया मराठाओं को कि आप जो है चौथ एवं सरदेश मुखी वसूल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मतलब क्या है, ये अधिकार मिल गया इसको, मराठाओं को। अब मराठाओं को, ये पेशवा बालाजी विश्वनाथ को जब ये अधिकार दिया गया तो सैयद बंधु भी तो इससे कुछ उम्मीद करेंगे ना, कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। तो इस क्रम में क्या होता है कि पेशवा जो है बालाजी विश्वनाथ वो सैयद बंधुओं का सपोर्ट करेंगे दरबार में, और दरबार में मराठाओं के सपोर्ट से ये इतना शक्तिशाली हो जाता है कि दोस्तों फर्रुखसियर को भरे दरबार में ये गला काट देता है फर्रुखसियर का, उसकी हत्या कर देती है। अब सोच के देखिए कि एक मुगल साम्राज्य का शासक को, एक मुगल साम्राज्य के शासक को भरे दरबार में उसके दरबारी के द्वारा हत्या कर दी जाती है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी के कारण सैयद बंधु जो है वो पूरे दरबारी के आंख में खटकना शुरू कर देते हैं कि जब एक मुगल शासक के साथ ऐसा हो सकता है तो अन्य दरबारी के साथ न जाने क्या हो सकता है। इस डर से जो है इसके विपरीत, इसके विपक्ष में इसके लिए जो है और ज्यादा षड्यंत्र शुरू हो गया। तो 1719 में जो है, वही हमने आपको बताया कि 1719 में क्या किया, सैयद बंधुओं ने इसकी हत्या कर दी। अब सैयद बंधुओं ने इसकी हत्या कर तो दी, लेकिन अब उस समय जो थे दरबार में सर्वशक्तिशाली कौन थे, सैयद बंधु थे। तो जो सैयद बंधु चाहते थे वो कर सकते थे। इसके बाद एक के बाद एक जो है वो 7 अन्य शासक को जो है सैयद बंधु गद्दी पे बैठाते हैं और उतारते हैं, वो इतने शक्तिशाली हो जाते हैं। तो उसमें से 2 महत्वपूर्ण है। रफीउ दर्जात 28 फरवरी 6 जून 1719 को ये शासक बनता है, लेकिन इसको बस सिर्फ इसलिए याद रखा जाता है कि ये मुगल काल का सबसे कम दिन का शासन करने वाला शासक बनेगा, जिसका नाम है रफीउ दर्जात। ये मुगलों के लिए जो है कम दिन के लिए, सबसे कम समय के लिए शासक बनेगा। उसके बाद एक और आते हैं, रफीउ दौला है दोस्तों, मैं यहाँ शायद नहीं लिखा है उनके बारे में। रफीउ दौला है, वो भी मतलब थोड़े दिन के लिए बनते हैं। और ये जो दोनों दोस्त है रफीउ दर्जात और रफीउ दौला, ये दोनों जो है वो क्षय रोग से इन दोनों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किस रोग से मृत्यु हो जाती है दोस्तों, क्षय रोग से। तो ये ध्यान रखेंगे, कभी हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दिया जाए कि क्षय रोग से किन 2 शासकों की मृत्यु हुई थी, तो ये रफीउ दर्जात और रफीउ दौला है। अब 1719 में सैयद बंधुओं की सहायता से जो है मोहम्मद शाह जो है वो शासक बनते। मोहम्मद शाह का असली नाम जो होता है दोस्तों वो होता है रोशन अख्तर। क्या नाम है, रोशन अख्तर। अब इसने सैयद बंधुओं की सहायता से क्या की, गद्दी प्राप्त की। अब सैयद बंधुओं ने इनको शासक बनाया। अब इसका जो मतलब हम मोहम्मद शाह की बात करें तो इसे इतिहास में रंगीला के नाम से जाना जाता है।
अब सोचिए दोस्तों, इसे रंगीला क्यों कहा जाता है? अब ये रंगीला मिजाज के थे, इनका सबसे सर्वाधिक समय जो है इसका वो कहाँ व्यतीत होता है? हरम में, मुगल हरम में इसका बहुत समय व्यतीत होता है। मुगल हरम में दिन भर सराज शबाब में डूबा हुआ ये। इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये हरम से इसको इतना प्रेम था कि जब नादिर शाह 1739 में, हम आपको पढ़ाएंगे आगे कि 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है। तो जब नादिर शाह का आक्रमण होता है और जब इसको खबर मिलती है कि नादिर शाह का जो है वो भारत पे आक्रमण हो रहा है, तब भी दोस्तों ये हरम में था और एक मुगल सेना भेज देता है। मुगल सेना भेज देता है हरम में, और तो ये हरम में ही रहता है। जब इसको खबर मिलता है कि हमारी सेना हार गई है और नादिर शाह दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, तब भी ये दोस्तों हरम में ही होता है। जब नादिर शाह दरबार में आ जाता है, तब भी ये हरम में ही होता है। और जब इसको जाके बोला जाता है कि नादिर शाह जो है दरबार में आ गया, तो ये दरबार से, हरम से निकल के दरबार में जाता है और जाके कहता है कि बताओ भाई क्या बात है। नादिर शाह इसको कैद कर लेता है, बंदी बना लेता है। ऐसा शर्त रखता है कि भैया 5 करोड़ रुपए आपको देने पड़ेंगे। ये झट से 5 करोड़ दे देने की बात करता है कि मुगल शासक है, पैसे की कमी थोड़ी है, 5 करोड़ रुपए दे देता है। लेकिन नादिर शाह जो है वो मन बनाता है कि हम दिल्ली में ही रुकेंगे, कुछ दिन रुकना चाहेंगे। फिर इसको हम जब नादिर शाह के बारे में पढ़ेंगे तब हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। तो ये क्या होता है, सैयद बंधुओं की सहायता से ये क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। इसका अधिकतर समय जो है वो हरम में व्यतीत होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रंगीला। तो कहीं कहीं आपके बहुत सारे किताब में, बुक में देखेंगे कि इसका नाम लिखा रहेगा मोहम्मद शाह रंगीला, और इसका शासनकाल जो है वो 1719 से 48 तक लिखा हुआ होता। अब देखा कि मोहम्मद शाह जो है, मोहम्मद शाह रंगीला, ये चाहता था कि हम, बना तो ये था सैयद बंधुओं के सहायता से शासक, लेकिन ये चाहता था कि हम मतलब सैयद बंधुओं के हाथ की कठपुतली ना बनी रहे और हम मतलब स्वतंत्र व्यवहार करें। और इसके लिए इसने क्या किया कि अब आपको बताए थे निजामुल मुल्क के बारे में कि निजामुल मुल्क, ये देखिए हमने बताया था कि निजामुल मुल्क भी थे, एक क्या थे, एक गुट के नेता थे। अब इसने क्या किया कि निजामुल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। 17 से 22 के बीच में सैयद बंधुओं को, दोनों भाइयों की हत्या हो जाती है। अब सैयद बंधुओं की हत्या हो जाती है और इसने क्या किया, निजामुल मुल्क को किसने वजीर बना दिया, मुगल साम्राज्य का वजीर बना दिया। निजामुल मुल्क वजीर बनते हैं और ये भी सुधार की शुरुआत करते हैं। ये चाहते हैं कि शुरुआत हो, कौन चाहेगा कि मुगल साम्राज्य जो है वो अपने पतन की ओर लौटे, साम्राज्य का विनाश हो जाए। अगर साम्राज्य का विनाश हो जाएगा तो इनका क्या अस्तित्व रहेगा। तो कोई नहीं चाहता था कि ये विनाश हो। लेकिन ये जो शासक थे, ये शासक इतने अयोग्य थे कि ये कभी भी चुगली में, ये तो और ज्यादा चुगली में पड़ गया और ये मंत्रियों के साथ चुगलियों में इसका समय व्यतीत हो जाता था। अब निजामुल मुल्क देखा कि भाई अब तो स्थिति खराब है, ये वजीर के पद पे रहा, लगभग 1 साल तक ये वजीर के पद पे रहा, लेकिन देखा कि अब स्थिति गड़बड़ हो सकती है इसके खिलाफ ही। अब ये तो खुद षड्यंत्र कैसे देख रहा है कि जुल्फिकार खान के खिलाफ भी षड्यंत्र हो गया, सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र हो गया, तो क्या इसके खिलाफ षड्यंत्र नहीं होगा। तो ये जानता था कि मेरे खिलाफ भी षड्यंत्र होगा, इसने वजीर के पद को छोड़ दिया और कहा कि भाई महाराज, हमें आप क्या करो कि दक्कन में मुझे सूबेदार बना दो। तो फिर मोहम्मद शाह ने क्या किया कि मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे दक्कन का सूबेदार बना दिया। 6 सूबा थे, उन 6 सूबों का सूबेदार नियुक्त किया और निजामुल मुल्क चला गया दक्कन में। और इसने जाके हैदराबाद का जो है इसने स्थापना किया। हैदराबाद का इसने क्या किया, स्थापना। ये स्वतंत्र रूप से चला गया कहाँ, हैदराबाद, और हैदराबाद की स्थापना की। और इसने हैदराबाद में ना एक नए जो है वो नए वंश की शुरुआत करी है। उस नए वंश का नाम है आसफ जाही वंश। किस वंश, उस वंश का क्या नाम है, आसफ जाही। ये देखिए आसफ जाही, ये जाता है हैदराबाद में और एक नगर बसाता है, हैदराबाद की स्थापना करता है। 6 सूबों का, तो इसे दक्कन में 6 सूबों का सूबेदार नियुक्त किया। तो इसने क्या की, एक नगर बसाया हैदराबाद, और हैदराबाद में इसने क्या की, 6 सूबेदारों की राजधानी बनाई और वहां से उसने आसफ जाह नया वंश का स्थापना किया और हैदराबाद का जो है वो इसने शासन व्यवस्था शुरू कर दी। और ये स्वतंत्र रूप से वहां का स्वतंत्र शासक बन गया। ये स्वतंत्र, बस ये नाम मात्र के जो है वो मुगल शासक को अपना शासक मानते थे, साम्राज्य को समर्पित करते थे नाम मात्र के लिए, लेकिन ये व्यवहार जो है वो स्वतंत्र ही करते थे।
देखिए दोस्तों, मुगल ये शासक जो है मोहम्मद शाह रंगीला के समय में बहुत सारे राज्य जो हैं अब क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। अब देखिए बहुत सारे राज्य को तो पता चल गया कि भैया ये जो शासक है वो बहुत कमजोर है। अब सारे शासन व्यवस्था को कौन प्रभावित कर रहा है, दरबारी प्रभावित कर रहा है। तो अब एक बात बताइए, जहां निजामुल मुल्क जो तुरानी का जो क्या कहते हैं, तुरानी गुट का जो नेता है निजामुल मुल्क, अब वो अगर शासन व्यवस्था को प्रभावित करेगा तो आपको क्या लगता है कि सआदत खां खुद को स्वतंत्र घोषित करने की कोशिश नहीं करेंगे? कोई भी इतना ताकतवर तो कोई दरबारी नहीं हो सकता कि किसी दरबारी को एकदम से प्रभावित कर दे। और वो दरबारी खुद मतलब मुगल शासक साम्राज्य का वजीर होने के बावजूद वो अपने पद को छोड़ देता है और एक सूबे का सूबेदारी ले लेता है। तो सोचने की बात है कि साम्राज्य के शासक की क्या परिस्थिति होगी। तो इस क्रम में देखा जाए दोस्तों तो बहुत सारे जो राज्य हैं वो क्या हो जाते हैं, अब स्वतंत्र होना शुरू करते हैं। ये बस नाम मात्र के जो है अपनी निष्ठा प्रदर्शित करते हैं, किसके पक्ष में, मुगल साम्राज्य के पक्ष में, लेकिन ये व्यवहार जो है वो अपना स्वतंत्र ही करते हैं। जो मन किया, जितना मन किया उतना नजराना जो है मुगल दरबार में भेज देना है, अपना स्वतंत्र व्यवहार करना है। शासक इतने योग्य नहीं है, इतने ताकतवर नहीं है कि इनसे पूछने आएंगे या इनको अपने कंट्रोल में रखने का जो है वो दोस्तों प्रयास करेंगे। तो इसके शासन काल में बहुत से राज्य स्वतंत्र हो गए। हम उसको देख लेते हैं। एक बार अवध 1720 में सआदत खां, जिसको सआदत खां जो है वो एक गुट का नेता होता है। सआदत खां उसने क्या किया कि अवध का जो है वो स्थापना कर दिया। बंगाल में मुर्शिद कुली खां दोस्तों, एक मुर्शिद कुली खां जो है ये सूबेदार ही है। ये यहाँ के बंगाल के जो है वो मुगल साम्राज्य के सूबेदार होते हैं। और वो सूबेदार जो है वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे खुद को शक्तिशाली बनाते हैं और उसके बाद अपना स्वतंत्र व्यवहार शुरू कर देते हैं। हाँ, ये सारे नेता, ये सारे जो शासक है, सूबेदार है, ये जो है वो निष्ठा प्रदर्शित तो करते हैं मुगल साम्राज्य के प्रति, लेकिन अपना जो व्यवहार है वो स्वतंत्र ही बनाए रखते हैं। इसी समय में जाट जो है वो जाट शासक जो है वो जाट राज्य की स्थापना करते हैं दोस्तों। बंगाल की तो स्थापना आपने देख ही लिया, हैदराबाद में निजामुल मुल्क 1724 में और बंगाल का जो है मुर्शिद कुली खां 1722 में। दोस्तों हमने आपसे अभी चर्चा किया था कि इसके शासनकाल में क्या हुआ कि किसका आक्रमण हो गया, जो बाहरी आक्रमण नादिर शाह का, और नादिर शाह के ही उत्तराधिकारी थे अहमद शाह अब्दाली, उनका जो है वो शासन आक्रमण जो है वो हो जाता है। तो अब हम दोस्तों पढ़ेंगे अगले वीडियो में, हम पढ़ेंगे नादिर शाह और ये अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बारे में। हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।